प्यारे बच्चों, आज जैक बोर्ड में इकोनॉमिक्स आर्ट्स विषय का था। क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मैंने बताया है वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आप खुशी से झूम रहे होंगे। चलिए हम लोग फटाफट ऐसे आंसर मिला लेते हैं। फिर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया। झूठ नहीं बोलिएगा, जो आपका वास्तविक है वही बताइएगा। इससे मुझे खुशी मिलेगी कि जो मैंने मेहनत किया उससे आप कितना रंग लाया है। तो हम लोग सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है इसका देख लेते क्या आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था। देखिए ये क्वेश्चन बताया हुआ ही आ गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह की है, तो ये है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है। संसाधन का जो उदाहरण है, संसाधन जिससे हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं या उससे काम लेते हैं, तो औजार है, मशीन है और कौशल है। ये तीनों है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता कर सकती है। तो यहाँ सरकार का निजी स्वामित्व नहीं रहता है, इसमें सरकार का अधिकार रहता है। तो वो आपका हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। तो इसमें से आप लोग को, हमको लग रहा है आप लोग बहुत जन ये मारे होंगे, लेकिन ये गलत है बच्चों। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ये भी क्वेश्चन बताए हुए थे, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये आपको पता चल गया होगा। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। बजट रेखा की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है। इसका ढाल का फॉर्मूला है -px/py। ये बहुत बार बता चुके हैं। फिर पांचवा नंबर है आपका, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो देखिए मूल्य का प्रभाव जब मांग पर नहीं पड़ेगा, मतलब कोई खर्च नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर पांचवा का डी हो जाएगा। अगला है, दो वस्तुओं x तथा y के लिए बजट रेखा का समीकरण 2x + 3y = 20 है। तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी। यहाँ बजट रेखा का ढाल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ढाल का जो फॉर्मूला है वो होता है y = mx + c होता है। ठीक है, यहाँ जो m है वो ढाल को बताता है, c जो है y अक्ष का कटान बिंदु को बताता है, और y और x जो है आपका चर है। तो यहाँ पर इसको हम लोग y का मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y बराबर, इसको उठा के इधर कर दें तो -2x + 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ y का मान अगर हम निकालें तो 3 इसके साथ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो आपका किस तरह भागा में लिखाएगा, तो आपका लिखा जाएगा y बराबर -2x/3 + 20/3। अब देखिए यहाँ इसको इसमें भागा लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये जो है वो आपका ढाल को बता रहा है। ठीक है, x के साथ जो है, अभी अब शुरू में क्या फॉर्मूला बताया था, y बराबर mx + c। तो यहाँ प्लस से ये जो है वो c को बता रहा है, और x इसके साथ है तो x के साथ जो रहेगा वो ढाल को बताएगा, मतलब m ढाल को बताएगा। तो x के साथ कौन है, 2/3 है। अब 3 से 2 को भागा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, -0.6। तो माइनस मतलब ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ पर मेरा 0.6 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन में है। तो ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है 7वां नंबर, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक निम्नलिखित में कौन सा है। तो एक कारक जो है वो है आपका उपभोक्ता की आय। बाकी जो आप कारक देख रहे हैं वो उत्पादक को प्रभावित करने वाला कारक है, उत्पादक जो सामान निर्माण करता है। जबकि यहाँ मांग जो है वो उपभोक्ता करता है। तो उपभोक्ता का प्रभावित कौन करेगा, उपभोक्ता की आय करेगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर है, उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। ये तो बहुत बार बता चुके हैं बच्चों, इसमें तो बताने का सवाल ही नहीं कि आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने, हमको लगता है, उत्पादन फलन जरूर लगाया होगा। तो यहाँ पर आपका ये सी हो जाएगा। 9वां नंबर है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है। स्थिर लागत का है, तो ये क्वेश्चन सुबह में बताए थे, ये आपका रेफरेंस बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर जो मकान का किराया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी लागत है सो परिवर्तनशील है। तो 9वां का बी हो जाएगा, मकान का किराया।
10वां नंबर है आपका, पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या करती है। देखिए ये भी क्वेश्चन हम बताए थे, रेफरेंस बुक से ही ये भी क्वेश्चन आया है। तो पैमाने का प्रतिफल जहां आ जाएगा वो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बताएगा बच्चों, और यही परिवर्तनशील अनुपात का रहता तो अल्पकालीन हो जाता। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 नंबर है आपका, परवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बता चुके कि हिट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि परवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है। तो कब? जब सीमांत उत्पादन आपका शून्य हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर है आपका, किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो समरूप वस्तु जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, सब एक जैसा वस्तु बेचेगा और एक दम्मा पर बेचेगा। 13 नंबर है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर औसत लागत वक्र, औसत आगम वक्र, सीमांत आगम वक्र, सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। आगे है 14 नंबर, किसी वस्तु की मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में, अब मांग बढ़ेगा तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बाजार में सामान रहेगा कम और खरीदने वाला आदमी ज्यादा पहुंच जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो बेचने वाला ज्यादा दाम पर बेचने लगेगा। तो उससे क्या होगा? मांग बढ़ने से क्या होगी? कीमत में वृद्धि होगी। बी हो जाएगा आपका। बहुत आसान क्वेश्चन आया था बच्चों, आशा करते हैं आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। फिर अगला है आपका, संतुलन कीमत की स्थिति में। तो ये भी देखिए ना, आसान क्वेश्चन आ गया। संतुलन कीमत कहाँ होता है? बार बार बताए हैं, जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है। इस तरह कर करके ग्राफ घींच घींच के कितना बार बताया कि ये मांग है बच्चों, ये पूर्ति है। देखिए दोनों जहां बराबर हो जाएगा वही संतुलन हो जाएगा। तो आपका सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये आपका साइंस में ये क्वेश्चन आया था बच्चों, साइंस के लिए साइंस में ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी यही ऑप्शन था। तो इसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर है आपका, मुद्रास्फीति की स्थिति में। मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो वस्तु की कीमत में कमी, वस्तु की कीमतों में वृद्धि, मूल मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, उत्पादन में कमी होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। और मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है, यहाँ बढ़ जाता है लिखा हुआ, घट जाता है, ठीक है, और वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। तो आपका बी एंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका 18 नंबर, द जनरल थ्योरी का। देखिए ये क्वेश्चन वहां आ ही गया, इसको तो हम बताए थे आप लोगों को मंगाएगा ही आएगा बच्चों, और बार बार कहते थे कि जे.एम. केन्स किताब लिखा था 1936 में, 1936 में, ये बार बार हम बोले हैं और देखिए क्वेश्चन वहां आ ही गया। तो आपका 1936 हो जाएगा। जो मेरा गौर किए होंगे बच्चों, उन लोग का तो एग्जाम बिम्फाड़ गया होगा, बिम्फाड़ कर सकते हैं। फिर है मजदूरी क्या है? मजदूरी जो है वो श्रमिक का कीमत है, उसका पुरस्कार है। बाकी जो है ये सब नहीं होगा। ये जो पूंजी पूंजी की कीमत है, ये तो पूंजी की कीमत का तो ब्याज होता है, ये लाभ होता है। तो इसलिए आपका यहाँ ए हो जाएगा। 20 नंबर है आपका क्वेश्चन, अंतिम वस्तु होती है। तो अंतिम वस्तु जो होता है जो उपभोग के लिए तैयार होता है, तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, ये होता है। तो यहाँ इनमें सभी हो जाएगा बच्चों। डी ऑप्शन आपका नंबर करेक्ट है, इनमें से सभी। आगे है 21 नंबर आपका, निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र की गतिविधि कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका गेहूं है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, गेहूं से आटा तैयार करना द्वितीय क्षेत्र का काम है, और आटे को बाजार में बेचना ये तृतीय गतिविधि है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है आपका, माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ माल सूची में देखिए क्या है, माल सूची मतलब है कि जो बेचने के लिए तैयार होता है या अभी बिक्री होगा उसको, समझे, तो वो होता है माल सूची में सम्मिलित। तो कच्चा माल क्या है? इससे हम लोग तैयार माल करेंगे, तो ये बेचने के लिए प्रक्रिया में है। अर्ध निर्मित वस्तु भी बेचने की प्रक्रिया में, मतलब इससे सामान बन रहा है अभी। अविकृत निर्मित वस्तु मतलब ये सामान बन गया है, बेचने के लिए तैयार है। तो ये तीनों तो होगा नहीं, यह माल सूची में सम्मिलित नहीं होता है, सो बोला जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विकृत निर्मित वस्तु, विकृत निर्मित वो तो बिक गया,
तो वो माल सूची में थोड़ी सम्मिलित होगा, वो तो बिक गया, ग्राहक उसको खरीद कर ले गया, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर है आपका, जीएनपी तथा जीडीपी का अंतर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। 24 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है? तो मुद्रा की जो विशेषता है वो है आपका, मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। मुद्रा एक नाशवान वस्तु है, गलत है। मुद्रा की संचय लागत अधिक होती है, मतलब मुद्रा को जमा करने में हमको लागत लगता है, ये भी गलत है। इनमें सभी नहीं होगा, क्या ये दोनों गलत है? तो इनमें सभी नहीं हो, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका 25 नंबर, किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है? ये क्वेश्चन बताया हुआ आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। 26 नंबर है आपका, निम्न में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच होता है? देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है आपका, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है तो गुणक क्या होगा? तो हम लोग गुणक का जस्ट फॉर्मूला लगा के देख ही लेते क्या हो जाएगा। 1/1 माइनस MPC होता है, तो यहाँ पर बैठा देंगे 1/1 माइनस 0.6। तो अब एक में 0.6 घट गया तो आपका 0.4 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 पड़ जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से भागा देंगे तो अढ़ाई आ जाएगा। अढ़ाई कौन ऑप्शन में है? तो अढ़ाई आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर, भारत में भी तेरी क्वेश्चनवा देखे बताइए वाला आ गया। कितना बार इसको हम बता चुके हैं आप लोग को, क्या होगा आप लोगों को बोलने का जरूरत है नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च, बार बार इस चीज को हम बता चुके हैं। इस बहुत आसान क्वेश्चन आया था बच्चों, बहुत आसान। निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है? तो पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि अधिग्रहण पर व्यय, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में, इसमें अवमूल्यन की स्थिति में क्या होगा? विनिमय दर कम हो जाता है, यहाँ बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान था, जो बच्चे पढ़े होंगे जरूर अच्छा किए होंगे, और जो लोग गेम खेलते होंगे मोबाइल में वही लोग गड़बड़ाए होंगे। इसीलिए आप लोग का जो भी स्कोर आया है सही सही कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको खुशी मिलेगा कि मैंने जो मेहनत किया वो रंग लाई है। तो मिलते हैं अब सब्जेक्टिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।